I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। Five-star hotel जैसा bathroom with Hinsware Italian collection. Check into luxury. Can I? As we are again with the new CME, Indian Medical Association, with the active support of SIMS Hospital, Chennai, SRM Institute of Medical Science, Vadapalli. Today there are two speakers. First speaker is Dr. Ritesh R. Nair. He will be speaking on endovascular management of neurovascular pathologies. Dr. Ritesh Nair is a senior consultant in neurology and he has come earlier also. I think the earlier CME also he participated. I welcome sir. We can straight away start. We have SIMS greetings from SIMS user team. I am part of a big team actually, and led by Dr. Suresh Babu, who is senior neurosurgeon. Then there is Dr. Vijay, who is a fire surgeon. Vishwadas is the youngest surgeon for spinal thing and fit to breach. And Nishan is one of the senior neurophysiologists. Vijay is a neurologist. And Atna is also spike secretary. So greatest now is two. So my role has to work with endovascular and neurointervention. So my core specialty will be stroke and stroke-related things. So as you all know, neurovascular pathologies are very high mortality and low disease. So we deal with mainly aneurysms which causes subarachnoid hemorrhages, and the majority of cases are acute ischemic stroke due to stenotic or occlusive pathologies. I started working as a physician. The only option we had to treat ischemic stroke was to give antibiotic. That's all. That came with thrombolytic therapy. And now the endovascular intervention. क्या नाम है सर आपका? संतोष आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया था? न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को। पापा की क्लिनिक? कैसा रेस्पॉन्स है डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर बहुत बढ़िया है। मैंने जो प्रॉब्लम पहले भी दिखाया था न्यूरो को, तो सेम प्रॉब्लम ही बताया। वो जो सर्जरी हम लोग पोस्टपोन कर रहा था उसको करने बोला, तो डॉक्टर रितेश। हाँ, डॉक्टर रितेश, तो उन्होंने चेन्नई बुलाया है जी हाँ, वहाँ पे वो करके ये सेटिस्फाइड। ये बोलूँगा कि अंडमान पे बाहर से मतलब डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ में एक ही चॉइस बन रहा है सबको कि अच्छे डॉक्टर को दिखा सके, कि बहुत जन अफोर्ड नहीं कर सकती कि वहाँ जाने के लिए। बहुत अच्छा है सर। ओके, शुक्रिया जी। आप किस बीमारी के लिए आए थे यहाँ पे? नेफ्रोलॉजी से दिखाना है।
अभी जाएगा, रिपोर्ट फ्यूचर सेल में देंगे बोला घर से। डॉक्टर से जो भी बातें हुई आपको ठीक लगा? ठीक है, वो तो न्यूरो को दिखाया, नेप्रो में जाना है। ओके, न्यूरो को दिखा दिए। सो न्यूरो डॉक्टर से जब बात हुआ, आपको रेस्पॉन्स कैसा लगा उनका? अच्छा रिस्पॉन्स। हमारे साथ अभी न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रितेश मौजूद हैं और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं क्योंकि सिम्स हॉस्पिटल, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया, आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा नाम है और वहाँ के स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश हमारे अंडमान निकोबार आए, डॉक्टर तुलसी डायग्नोस्टिक द्वारा चरमा में। तो हमें भी जो है अवसर मिला है ताकि हम हमारे द्वीपवासियों की जो न्यूरो प्रॉब्लम्स है उससे जुड़े कुछ सवाल हम उनसे पूछ सके ताकि वो जवाब पाकर हमारे जो द्वीपवासी है उनको कुछ फायदा हो। जय हिंद सर, अंडमान निकोबार में आपका स्वागत है। थैंक यू। इज इट योर फर्स्ट टाइम? No, multiple times. Fourth year. आप पहले भी आ चुके हैं? एक बार है. We have conducted one similar camp last September also. एक बार 10 महीने पहले किया था. क्या लगता है आपको अंडमान निकोबार में न्यूरो प्रॉब्लम्स काफी है यहाँ पे? सब जगह इंडिया में तो है, बिकॉज डायबिटीज तो सब, अभी 10 में से 2 जन को तो डायबिटीज है, तो 5-6 साल के ऊपर डायबिटीज है तो थोड़ा न्यूरो का प्रॉब्लम रहेगा। फिर एज के हिसाब से जो एजिंग पॉपुलेशन है 70 के ऊपर जो आते हैं उनको खुद तो न्यूरो प्रॉब्लम धीरे धीरे आता है, एंड प्लस जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उनको भी न्यूरो प्रॉब्लम का चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे नहीं, जनरली ऑल ओवर इंडिया वो तो रहता है। मे बी न्यूरोलॉजी इज पार्ट ऑफ ऑल अदर लाइफस्टाइल डिसीजेस। सर, क्या आप न्यूरोलॉजिकल विकारों के विभिन्न प्रकार और उनके उपचारों के बारे में थोड़ा समझा सकते हो? कौन कौन से प्रकार के न्यूरो प्रॉब्लम से लोग आते हैं? स्ट्रोक से ज्यादा लोग आते हैं। स्ट्रोक मतलब ब्रेन अटैक, अचानक एक बाजू पैरालाइज हो गया, बोलने को तकलीफ हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स तो बहुत आते हैं हॉस्पिटल्स में। वो हमारे इधर आइलैंड में भी रहेगा, तो उनका भी ट्रीटमेंट अभी सब चालू है, सब गवर्नमेंट भी दे रहा है। बट जिनको हमको पब्लिक को यही बोल रहे हैं, आप पहचानने का वो जो सिम्टम्स है, अगर अचानक बोलने को नहीं हो रहा है, हाथ उठने को नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए। तो स्ट्रोक वेरी कॉमन कॉज ऑफ न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है। बाकी वर्टिगो बोलते हैं, चक्कर जो आता है, वो सब कॉमन प्रॉब्लम है। हम कुछ लोगों को एपिलेप्सी फिट्स जो अकड़ी बोलते हैं, जखनी बोलते हैं, वो भी कॉमन प्रॉब्लम है। तो वो सब न्यूरोलॉजी का मेन प्रैक्टिस उसमें ही है। तो जिनको डायबिटीज है बहुत साल से, उनको थोड़ा नर्व का प्रॉब्लम रहता है, उनको चलने का तकलीफ होता है, उनको न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम भी ज्यादा होता है। उनके उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? सबके लिए आपको पहले डायग्नोसिस पता करना चाहिए किस वजह से ये हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमको करेक्ट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा टेस्टिंग रहता है, कुछ लोगों को स्कैन करना पड़ेगा, कुछ लोगों को नर्व का टेस्ट करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज क्यूरेबल, सबका इलाज है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस, किस प्रकार का बीमारी है, किस प्रकार का तकलीफ है, उसके हिसाब से वो भी 90% क्यूरेबल है। क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन, इन बीमारियों का भी इलाज होता है सिम्स में? जरूर होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो थोड़ा यंग एज में ज्यादा आता है। एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा बताइए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस सेल्स का डीजनरेशन हो जाता है, थोड़ा डीमाइलिनेशन बोलते हैं, उसका कोटिंग खराब हो जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। तो अगर हाथ कंट्रोल करने वाला नर्व्स को खराब हो तो हाथ उठने का नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को अगर आंखों का रोशनी का वो नस में ऐसे डीमाइलिनेशन, वो कोटिंग इंसुलेशन चला गया तो आंख का रोशनी चला जाता है। तो वो सब मल्टीपल जगह पे होता है स्क्लेरोसिस, इसलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो उसका भी इलाज बहुत है, अभी बहुत एडवांस हो गया है। दूसरा जो आप बोल रहे हैं पार्किंसंस, वो हमारा मोटर फंक्शनिंग थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसका भी अभी कुछ लोगों का यंग एज में होता है, 50 के नीचे भी आता है, तो उनको भी दवा से हो जाता है। दवा का मैक्सिमम डोज से नहीं हुआ तो एक पेस मेकर जैसा ब्रेन में इम्प्लांट करके भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं, वो भी है परमानेंट क्योर जैसा, जिससे हम लाइफस्टाइल थोड़ा नॉर्मल हो सकता है। तो वो सब ट्रीटेबल है, अभी बहुत एडवांस हुआ है मेडिसिन। पार्किंसन में होता क्या है कि याददाश्त जाने लगती है लोगों की, उनको चलने का बैलेंस निकल जाता है, चलने का स्लो हो जाता है, कंपन ट्रेमर्स आ जाता है, तो वो सब है कॉमन सिम्टम्स। और उसके साथ में शायद थोड़ा याददाश्त भी
धीरे धीरे कम हो सकता है, बट मेनली चलने को बैलेंस नहीं होता, चलने में चलना शुरू करने के लिए तकलीफ होता है, कुछ लोगों को निकलने में तकलीफ होता है, वो सब उसका भी बहुत ऑलमोस्ट इलाज है अभी। इज इट बेटर कि इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ज्यादा हेल्पफुल होता है? जनरल फिजिशियन भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे नॉट ए कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस, सो ओनली वी हैव टू टाइट्रेट, बराबर से हमको मेडिसिन देना पड़ता है, तो उसका एक पेशेंट के हिसाब से करेक्ट मेडिसिन दें तो उससे ही कैन इम्प्रूव। एपिलेप्सी और माइग्रेन के जो मरीज होते हैं उनके लिए क्या कहना है कि वे कैसे अपने आप को सावधान रखें ताकि ये बीमारियां उनको ना हो, और अगर हो जाए तो फिर वो क्या करें? एपिलेप्सी, अगर बचपन से एपिलेप्सी है तो दवा का किस वजह से है वो सब देखना पड़ेगा। हेरिडिटी में भी होता है? वेरी रेयरली, इतना कुछ नहीं है, बहुत वेरी वेरी रेयरली, बट बचपन से है तो किस वजह से हो रहा है, कुछ लोगों को एमआरआई करना पड़ेगा, ईईजी का टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से दवा लेके बराबर 2-3 साल लेंगे, उसको दवा लेते हुए नहीं आया तो धीरे धीरे दवा भी बंद कर सकते, क्योर कर सकते हैं, तो बराबर से नींद करने का, सोने का, वो सब इम्पोर्टेंट है। जिनको नींद बराबर नहीं है तो उनको एपिलेप्सी आने के चांसेस ज्यादा है, जिनको ऑलरेडी हुआ है तो ज्यादा नाइट को टीवी देखने से वो सब। माइग्रेन का आप जो बोल रहे हैं, माइग्रेन का भी ऐसा ही है, माइग्रेन का नींद इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्योर, टाइम पे खाना खाने का, दूध में ज्यादा जाने का नहीं, पानी ज्यादा पीने का, वो सब इम्पोर्टेंट है माइग्रेन में भी, वो भी थोड़ा हेरिडिटरी है, वो भी क्यूरेबल है, थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो पेशेंट्स होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, उनको आप इमोशंस एंड अपने सर्विस इनके बीच में इसको कैसे बैलेंस करते हो? डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू थिंक व्हाट दे आर आल्सो थिंकिंग, वो तो वो हमारे में भी अंदर है, वो तो उसके लिए तो हम आराम से वी हैव टू डील विद देम एज अ फैमिली मेंबर, तो वो भी रहता है, तो हमको भी स्ट्रेस में तो रहता है हम, तो वो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी है। सर, फिलहाल हमारे देश में जिस तरीके से न्यूरोलॉजिकल का जो चिकित्सा हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, और आपको क्या लगता है अगले 10 साल में ये ट्रीटमेंट और कितना बेहतर हो सकता है? फिलहाल पोजीशन क्या है? एज ए कंट्री वी आर इन द हाईएस्ट, मेडिकल केयर इंडिया बेस्ट है, थोड़ा रीजनल वेरिएशन रहेगा, मे बी साउथ में ज्यादा है, नॉर्थ में इधर थोड़ा, बट जाते जाते अभी नेशनल स्कीम, हेल्थ स्कीम सब आ रहा है, तो आराम से सब गांव में सब पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। अब साउथ इंडिया का ही देखो, और जिधर से मैं हूँ चेन्नई में, उधर मेजर सर्जरी वो सब फ्री में जनरल हॉस्पिटल में होता ही है, मेजर क्रिटिकल जो अक्यूट स्ट्रोक मेरा स्पेशलिटी है, अगर पेशेंट जनरल हॉस्पिटल में गया तो फ्री में ट्रीटमेंट होता है, सेम जो ट्रीटमेंट हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं। हाँ, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, हमारा बजट सब एलोकेशन सब बढ़ेगा, तो ये मेरा हिसाब का नहीं है, आई शुड नॉट बी स्पीकिंग, बट एवरी इफ यू सी लास्ट 25 years इंडिया इज मेजरली एडवांस्ड इन मेडिकल केयर। लाइक उससे पिछले 25 साल में काफी प्रगति हुई है इस क्षेत्र में, तो अगले 10 साल में आपके अनुमान से क्या हो सकता है, क्या बदलाव आ सकता है? ये तो आगे ही बढ़ेगा, और क्या, वैसे हम इंडिया तो टेक्नोलॉजिकली वी आर मोस्ट एडवांसिंग। सडन स्ट्रोक आता है ना, जहाँ उनको टाइम भी नहीं मिलता है रिकवर करने के लिए, या किसी को बताने तक के लिए, इन्फॉर्म भी करने के लिए, उनका क्या इलाज है? तो जिनको अगर वो अकेला है, किसी ने देखा नहीं है, तो वेरी अनलकी बोल सकता हूँ। अगर बाजू में कोई है, इसलिए तो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया था, फास्ट करके, दैट इज व्हाट पब्लिक शुड अंडरस्टैंड, FAST, दैट इज हाउ वी रिकॉग्नाइज स्ट्रोक। हमको स्ट्रोक कैसे है पहचानने के लिए वही कैंपेन चल रहा है लास्ट 30 साल से ग्लोबली। F stands for अगर चेहरा एक जगह मुड़ गया तो फेशियल पैरालिसिस, अगर हाँ A मतलब आम मुड़ने को नहीं हो रहा है तो वो भी स्ट्रोक हो सकता है। S मतलब स्पीच, बोलने को नहीं हो रहा है, वो भी, ये तीनों साथ में है तो स्ट्रोक का चांस बहुत ज्यादा है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल अटेंशन उनको लेके जाना है। अगर आपका करीब वाला है, आपका दोस्त है या कोई बाजू वाला है, तो उनको स्ट्रोक हो सकता है, तुरंत जो हॉस्पिटल में CT स्कैन है उधर लेके जाना है। अगर 4 घंटे के अंदर आ गया तो उनको इंजेक्शन देख के उनका पूरा ठीक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। What is the टाइम। रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पेशेंट्स जो होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? वो कुछ लोगों को जन्म से हो सकता है, कुछ लोगों के बाद आगे आगे बढ़ते हो सकता है, तो उसमें सब इमेजिंग, न्यूरो MRI करना पड़ेगा, थोड़ा ब्लड का टेस्टिंग सब करना पड़ता है, वो सब ऑटो इम्यून करके, ऑटो इम्यून खुद का धीरे धीरे हमारा प्रोटीन बढ़ता है तो ब्रेन को डैमेज करता है, वो सब अभी वो सब पैरेलल टेस्ट इंडिया में बहुत जगह पे है, ऑल ओवर इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सब जगह पे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है
लाइक हमारा बैंगलोर में है नीमैंस, तो सब टेस्टिंग से होता है। अगर हमारे हॉस्पिटल में नहीं हो रहे तो उधर से सैंपल लेके उधर भेजना पड़ता है। सब जगह तो एमआरआई तो मिलता ही है, तो वो सब एक दो टेस्टिंग है, स्कैनिंग, उसके हिसाब से आगे बढ़ के थोड़ा ब्लड टेस्ट वो सब करके, तो स्पेशलिटी वेरी हाई रेयर डिसऑर्डर है तो हमको शायद यूके या यूएस में भी भेजना पड़ता है। बट सबका है अभी मार्कस बोलते हैं, कुछ है तो हमको सैंपल बाहर भी भेजना पड़ेगा, बट रिपोर्ट एक दो हफ्ते में आ जाएगा। जैसे अभी सर ने हमें बताया कि अगर हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचना है तो शुरुआत में ही जब इसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तभी हमें जो है इसके चिकित्सा के लिए, इसके उपचार के लिए हमें तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इन्होंने जो है FAST का नाम दिया है, फास्ट, यानी कि जल्दी। जैसे इन्होंने कहा F स्टैंड्स फॉर फेस, जैसे अगर चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई भी तनाव होता है, जैसे किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है या हमारे चेहरे का कोई भी हिस्सा एक तरफ झुक जाता है, तब ए यानी कि हमारा हाथ, अगर हमारा हाथ काम करना है या मूवमेंट नहीं हो रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, हमें शक्ति नहीं लग रही है हाथ उठाने की, वो भी इसकी एक निशानी है कि वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। एंड वहीं S यानी कि बोलने में दिक्कत आती है, आप बोल नहीं पाते हो या आपकी आवाज अटक रही है, तो ये भी एक उसकी बड़ी निशानी हो सकती है। साथ ही सर ने ये भी कहा है कि अब ये फास्ट जो है बी फास्ट हो गया है, यानी कि अगर आपको खड़े होने में दिक्कत हो रही है, आपका शरीर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, बैलेंस नहीं मिल रहा है आपको, और अगर आपके E फॉर आईज, अचानक से अगर आपकी आंखों में कमजोरी पड़ जाती है, आपको देखने में किसी प्रकार की तकलीफ होती है, तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। और शुरुआत में ही इसका अगर हम लोग इलाज करा लें तो ये लंबे समय तक जो है आपको ठीक रख सकती है, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर वो आगे स्टेजेस में चला जाता है तो उसका उपचार भी जो है उतना ही तकलीफ होता है। सर से आज हमने बात करते हुए बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जाना है। एंड सर जो है सिम्स SRM यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ के स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे अंडमान निकोबार आए थे, और आज इनका जो कैंप भी लगा था 11 चरमा डॉक्टर तुलसी डायग्नोस्टिक्स में, जो काफी सफल भी रहा। बहुत सारे लोग आज विजिट करने भी आए थे और उन्होंने जो है सेवा भी ली है। एंड हमने आप लोगों को दिखाया कि कैसे जो लोग बाहर आ रहे थे वो भी काफी खुश थे कि उन्हें वो मौका मिला है कि किसी स्पेशलिस्ट से अपनी इलाज करा सके। हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर हमारे अंडमान निकोबार आए, हमारे चैनल में आए, अपने बारे में हमें बताया। आई एम श्योर कि हमारे आइलैंड के और भी लोग आपके अगले विजिट का यहाँ पे इंतजार करेंगे सर। I'll be definitely coming back. कब आ रहे हैं? वो भी 3 महीने में। ओके, थैंक यू सो मच सर।